आशुतोष, मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं। मैं बीजेपी में क्या चल रहा है उस पर अभी आता हूं। अभी आ रहा हूं सापरा जी, एक सेकंड रुकिएगा, अभी अभी बहुत टाइम है मेरे पास। आशुतोष, ये दक्षिण भारत में कांग्रेस की दूसरी सरकार है तेलंगाना में। सापरा जी कह रहे थे हमारा अगला टारगेट अब आंध्रा है। आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के फॉर्च्यून्स, कांग्रेस की किस्मत अब इन दो सरकारों के जरिए बदल सकती है? कुछ सीटें बढ़ सकती हैं? कुछ संभावना दिखती है आपको? देखिए मानक, इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो ये है कि पहले कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या तो बनेगी या भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत चैलेंजर के तौर पर उभरेगी। और इन दोनों राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति कमजोर थी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में यहां 28 में से 25 सीटें और एक गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी को 26 सीटें मिली थी। और तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 3 सीट मिली थी। यह है 2019 का सिनेरियो। लेकिन यह तब था जब वहां पे कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तेलंगाना में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी इमर्ज कर रही थी बहुत तेजी के साथ। आज की तारीख में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी हुई है और वहां कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी स्टेट यूनिट है उसमें इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ है कि येदियुरप्पा के परिवार को, उनके लोगों को ही आगे क्यों बढ़ाया जा रहा। वहां के जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी थे रवि साहब, आप उनका बयान उठा के देख लीजिए। साथ ही साथ जो पुराने मुख्यमंत्री हैं गौड़ा साहब, उनका बयान उठा के देख लीजिए, आपको बिल्कुल अंदाजा लग जाएगा। इसी तरीके से तेलंगाना के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे वो अचानक चुनाव के 3 महीने पहले ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी पार्टी बैठ गई वहां पर। तो प्रश्न यही उठता है कि किस लोकसभा के चुनाव में तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 19% वोट मिले थे, आज वो 12-13% पे कैसे सिमट गई। और आपको याद दिला दूं, 2014 में इसी तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिली थी, 2018 में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिली थी और अब भारतीय जनता पार्टी को 8 सीट मिली। तो जहां बीजेपी को ग्रो करना चाहिए वहां बीजेपी ग्रो नहीं कर रही। आज कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार है। वैसे में भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से यह बात कह सकती है कि वो दरअसल साउथ इंडिया के अंदर एक मजबूत ताकत के तौर पर उभरती हुई दिखाई पड़ रही। तो ये एक फर्क है, बुनियादी फर्क। अब 2024 में क्या होता है ये तो एक अलग तरीके का प्रश्न है जिस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जब 2018 में कांग्रेस पार्टी तीनों राज्यों में चुनाव जीती थी तब भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में तीनों में सफाया कर दिया था। लेकिन 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों के अंदर जीती तो 2014 में वो लेकिन 2004 में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी तीनों राज्यों में चुनाव जीती और 2003 में और 2004 में वहां पे कांग्रेस पार्टी आ गई। तो ये राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते रहते हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी इस भरोसे है कि जो 2018-19 में हुआ वही 23-24 में होगा, तो राजनीति 5 साल के अंदर बहुत बदलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो 2018-19 में हुआ वो 2023-24 में नहीं हो सकता है, लेकिन इतिहास बार बार अपने आप को दोहराता नहीं है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश का जो अपना किला है उसको भी बचाना पड़ेगा और जो तेलंगाना और कर्नाटक के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी नीचे जा रही है उसको संभालना भी पड़ेगा। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कि आज भी उत्तर भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी 40% से ज्यादा वोट लेकर आई हुई पार्टी है। अगर 1% का इधर उधर हो गया होता या 2% का इधर उधर हो गया होता तो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर भारत ने नकार दिया है। ये जो समीकरण है, ये जो असेसमेंट है, ये असेसमेंट ठीक नहीं है। 40% वोट पाने वाली पार्टी उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों जगह पे क्या वो लोकसभा के चुनाव में मजबूत दावेदार नहीं होगी? क्या उसको जनता वोट नहीं देगी? तो मुझे लगता है कि इस बात को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अच्छी तरीके से समझता है, उनके प्रवक्ता समझे या ना समझे। ओके, अब जरा ये मुख्यमंत्रियों को लेकर बीजेपी में जो चल रहा है आशुतोष, आरपी सिंह जी कह रहे हैं बड़ा फैसला है और 24 सामने है, सोच समझ के हम लोग अपना मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर रहे हैं। इसमें और 1-2 दिन लग भी गए तो जल्दबाजी क्या है? कोई डाइनिंग टेबल पर खाना थोड़े खा रहे हैं कि खाना खाया और एक छोटा मोटा फैसला ले लिया। देखिए मानक, तीन चीजें हैं जिस संदर्भ में इस बात को समझनी चाहिए। पहली बात, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इन तीनों राज्यों में जनरेशनल शिफ्ट करना चाहती है। जनरेशनल शिफ्ट का मतलब ये, उसको लगता है कि लंबे समय तक वहां के जो मुख्यमंत्री थे वो अपने पदों पर बने हुए थे, लिहाजा अब नई पीढ़ी को वहां आना चाहिए।
जब भी पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक ट्रांजिशन सत्ता का होता है, ये कोई आसान काम नहीं होता। वहां विरोध भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा और बगावत भी। पहली चीज यह, और इसका असेसमेंट भारतीय जनता पार्टी अच्छे से करना चाहती है। यही कारण है कि वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह को इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया गया। दूसरी बात जो है वो ये कि क्या हम अगर इन 3 कद्दावर नेताओं को मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो क्या 2024 के लोकसभा के चुनाव पर उसका कोई असर पड़ेगा या असर नहीं पड़ेगा? ये एक दूसरा सवाल है जिसको भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा। तीसरी जो स्थिति है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज की तारीख में, मुझे तो याद नहीं पड़ता आखिरी बार पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कब हुई। 3 दिन से 4 दिन हो गए हैं, और इन 4 दिनों के अंदर क्या विधायक दल की बैठक नहीं होनी चाहिए? कम से कम विधायक दल की बैठक होती, उसमें कोई प्रस्ताव पारित होता, वो प्रस्ताव आलाकमान के पास आता और आलाकमान उसमें फैसला करता तो बात समझता। आज भारतीय जनता पार्टी इंदिरा गांधी की कांग्रेस की तरीके से है, जहां फैसले सिर्फ एक आदमी करता है, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। इस बात को आरपी सिंह साहब माने ना माने, बीजेपी प्रवक्ता माने या ना माने, हकीकत यही है। जैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर आज की भी स्थिति, एक विधायक दल ने फैसला किया, वो प्रस्ताव आ गया कि भाई पार्टी का आलाकमान उसे फैसला करे, पार्टी का आलाकमान। पर बीजेपी नेताओं का आशुतोष ये कहना है जब वोट सारा नरेंद्र मोदी के नाम पर ही मिलता है तो फिर अगर फैसला वही करें तो उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कहनी चाहिए स्पष्ट तौर पे। मैं यही बात तो कह रहा हूं, सबको मालूम है कि फैसला एक ही आदमी को करना है, और किसी को नहीं मालूम कि अगला मुख्यमंत्री वहां कौन होगा। यहां तक कि अमित शाह साहब को भी नहीं मालूम होगा वहां का मुख्यमंत्री कौन होगा। हम पत्रकार लोग गलत साबित हुए हैं। जब गुजरात की बात हो रही थी तो पूरी कैबिनेट साफ हो गई, एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया जिसको कोई जानता नहीं था। कम से कम हम लोग तो नहीं जानते थे, हम लोग उम्मीद नहीं कर। जब उत्तराखंड की बात आई तो पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया, किसी को नहीं उम्मीद थी, तमाम बड़े बड़े दावेदार थे। तो जो लोग ये दावे कर रहे हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी अगर किसी और से सलाह मशवरा कर रहे होंगे तो मुझे नहीं मालूम इस बारे में, लेकिन फैसला उन्हीं को करना है, वोट उन्हीं के नाम पे पड़ते हैं, इसलिए वही फैसला करेंगे। और ये बात सही भी है, जो जिता के लाएगा वही मुख्यमंत्री बनाएगा, वही एमएलए एमपी बनाएगा। ठीक है, अभी आपने आसिम वकार को सुना, उनको इस बात का शक है, आशंका है कि कहीं एक और योगी, एक और बाबा बालकनाथ कहीं मुख्यमंत्री तो नहीं बनने जा रहा है। आपको कोई संभावना दिखाई देती है क्या? देखिए, मैं राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन अगर बहुमत पाई हुई पार्टी अगर ये तय करती है कि बालकनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो हम कौन होते हैं और आप कौन होते हैं उसका विरोध करने वाले? अगर लोकतंत्र की बुनियादी मूल्यों पर अगर आपको आस्था है तो विधायक दल जिसको अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहे उसको बना सकती है। अगर योगी आदित्यनाथ को अगर कोई लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया और दूसरी बार अगर उनको बहुमत दिया तो हमारा और आपका विरोध हो सकता है, हमारी आपकी आपत्ति हो सकती है, लेकिन अगर लोकतंत्र में अगर हमारी आस्था है, उसके बुनियादी मूल्यों में हमारी आस्था है, मुझे नहीं मालूम वकार साहब की पार्टी को लोकतंत्र में आस्था है, आस्था नहीं है, लेकिन मुझे कम से कम लोकतंत्र में आस्था है। और मैं जानता हूं कि अगर विधायक दल ने तय किया और पार्टी ने तय किया तो फिर कोई भी मुख्यमंत्री बने। हाँ, अब बताए, वो रेवंत रेड्डी को लेकर ही कह रहे हैं, वो तो आरएसएस से आए हैं, आरएसएस के बैकग्राउंड के हैं, देश में आने वाले समय में सारे मुख्यमंत्री आरएसएस से ही आएंगे। पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आज। तो क्या रेवंत रेड्डी को वहां की जनता ने नहीं चुना है? क्या एमआईएम ये तय करेगी कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा, या देश की जनता तय करेगी? तेलंगाना की जनता को यह मालूम था ना कि रेवंत रेड्डी कहां से आए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहां से आए। वहां की जनता ने उनको तय किया ना। तो वकार साहब को अपने मन में झांक कर सोचना चाहिए कि लोकतांत्रिक बात कर रहे हैं या तानाशाही अथॉरिटेरियन बात कर रहे हैं। अगर जनता के किए हुए फैसले पर उनको यकीन नहीं है तो भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा क्यों लेते हैं? मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग एमआईएम को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। 2.1% की पार्टी है, 7 या 8 विधानसभा चुनाव लड़ती है। इस देश के अंदर ऐसी सैकड़ों पार्टियां जिनको इतने वोट मिलते हैं, लेकिन वो उनका प्रोजेक्शन जबरदस्त होता है, उसके पीछे की राजनीति है। नहीं, लेकिन आज तो बनता है। देखिए, ये तेलंगाना में तो क्योंकि बीआरएस के साथ इनका गठबंधन है, वहां तो इनका वोट प्रतिशत भी शायद सबसे ज्यादा बाकी राज्यों के मुकाबले है। वहां तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। कम से कम तेलंगाना की डिबेट में तो एआईएमआईएम का पार्टिसिपेशन बनता है। आप ये बताइए, झारखंड में कई पार्टियां हैं जिनको 3% वोट मिलता है। आप कितनी बार उनको अपनी डिबेट में लेकर आते हैं? कितनी बार उनको डिबेट में लेकर आते हैं? नहीं, जब झारखंड पर डिबेट होगी तब उनको बुलाया जाएगा आशुतोष, बिल्कुल बुलाया जाएगा। आप देखिए, एमआईएम को आवश्यकता से ज्यादा प्रोजेक्शन मिलता है, इसके पीछे पूरी राजनीति है। ओके, आसिम वकार जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं बृजमोहन जी। आसिम वकार बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो आशुतोष भाई का चेहरा लाल हो गया एमआईएम के नाम पर। वो पता नहीं मुझसे ज्यादा खफा है। सर, बीपी की गोली खा लीजिए,
दूसरी आपकी तरफ से मैं सापरा साहब आपसे गुजारिश कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनको ले लीजिए अब आप, अब 2024 में टिकट दे दीजिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, कितनी बताइए। भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे, अब MIM के लोग करते हैं। कांग्रेस के लिए MIM से लड़े जा रहे हैं। अब आप टिकट दे दी, अब बनता है, अब हक है, आशुतोष भाई का हक है, अब हक है। अब देखिए, अब MIM को दुखती रख पे मैंने हाथ रखा तो पर्सनल टिप्पणी करने पे उतरा है। अब देख रहे हैं ना ये। हाँ। मैं तो इतनी सी बात कह रहा हूं कि इस देश के अंदर सैकड़ों ऐसी पार्टियां हैं जिनको 2% से, मतलब एक पार्टी जो तेलंगाना के अंदर 119 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकती, सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 7 सीटों पर चुनाव लड़ती है, हर टीवी डिबेट में वो मौजूद रहते हैं। भाई आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, मैं मानता हूं इस बारे में। नहीं वो मैं उधर जा ही नहीं रहा। नहीं आशुतोष देखिए, नहीं आशु, मैं ना उधर लोकतांत्रिक अधिकार क्या है उस पर जा ही नहीं रहा। मेरा तो बस इतना सा कहना है, क्योंकि तेलंगाना में AIMIM एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसीलिए तेलंगाना पर जब डिबेट होगी तब तो उनका पार्टिसिपेशन बनता है। और जब जैसे आपने कहा झारखंड में हम क्या बुला, जब झारखंड पर डिबेट होगा तब वहां की स्थानीय पार्टियों को भी हम बिल्कुल बुलाते हैं। खैर चलिए, मानक, हाँ, मैं किसी को किसी के बुलाने के लोकतांत्रिक अधिकार पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। हाँ। मैं एक बुनियादी प्रश्न पूछ रहा हूं। नहीं ठीक है, समझ गया मैं आपका सवाल मैं समझ गया। इतनी महत्वपूर्ण पार्टी है बिल्कुल। तो मानक भाई को आशुतोष भाई ने प्रेशर में ले लिया आपने। पर क्यों नहीं चुनाव लड़ती? मानक भाई सफाई देने लगे। नहीं ये सफाई देखिए, ये स्पष्टीकरण होता है, देना पड़ता है, हमारी भी जिम्मेदारी है दर्शकों के प्रति। ये मुसलमानों की रहनुमाई की बात करते हैं। हाँ, तेलंगाना के अंदर 13% मुस्लिम वोट है, इनको मिलते हैं जमा 3% से कम वोट। ये तो मुसलमानों के भी नेता वहां नहीं, उनके वहां कभी नुमाइंदगी नहीं करते ये। भाई अगर आप 13% वोट मानते तो मानते तेलंगाना के 13% मुसलमान आपका जो अपना नेता मान रहे हैं। हाँ।